हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 12वीं में आरोह भाग 2 में कुंवर नारायण जी के द्वारा रचित लिखित एक बहुत प्यारी सी और छोटी सी कविता के बहाने उसको पढ़ेंगे। उसका जो अर्थ है, उसका जो भाव है, कवि ने क्या हमें समझाना चाहा है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर जो कविता के बहाने जो कविता है, एक छोटी सी कविता है और इस कविता में कवि ने जो कविता क्या होती है, उसका अस्तित्व क्या है, वो बताने का प्रयास किया है। और इसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी लिए हैं, जैसे चिड़िया के माध्यम से, फूल के माध्यम से और एक बच्चे के माध्यम से। एक और तो कवि प्रकृति के साथ इनको जोड़ता है, जैसे जो पक्षी है, चिड़िया है और फूल है, और दूसरा वो एक बच्चे से तुलना करता है कि माने जो पक्षी हैं, जो फूल हैं, उनकी एक सीमा होती है, लेकिन जिस प्रकार से जो एक बच्चा है उसकी सपनों की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होती है, उसी प्रकार से जो कविता है वो भी उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो भी असीम होती है। तो एक बच्चे के साथ उसको समानांतर रूप में देखा भी गया है कि माने उसको सीमा से हीन यानी कि सीमाहीन माना गया है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती। जबकि जो आपको उदाहरण दिए होंगे इस कविता में, जो दो पैराग्राफ होंगे उनमें, दो पद होंगे उनमें, तो आप उनमें देखोगे कि उन्होंने तुलना की है पक्षी और फूल के साथ में और बताया है कि जिस प्रकार से इनकी एक सीमा है उस प्रकार से कविता की सीमा नहीं होती। अब कविता का क्या अस्तित्व है, हकीकत में उसके मायने क्या है, वो बताने का प्रयास किया है यहाँ पर कवि के द्वारा, कुंवर नारायण जी के द्वारा। और चलिए देखते हैं इस कविता में कवि ने क्या बताया है हमें। अब कवि बताते हैं कि भाई जो कविता है वो एक उड़ान है, माने कि एक समझाया है एक पक्षी के माध्यम से कि भाई जिस प्रकार से चिड़िया जो उड़ती रहती है, लेकिन वो कितनी उड़ेगी, उसकी एक सीमा होगी, माने उसका एक दायरा होगा। वो कभी इस घर में, कभी उसमें, कभी बाहर, कभी भीतर लगती जैसे उड़ती रहती है, लेकिन जो कविता है उसके कोई भी सीमा नहीं होती, वो चारों दिशाओं में युगों युगों तक चलती रहती है। माने कि कोई 100 साल पुरानी, 200 साल पुरानी कविता भी होगी और आज की कविता वो 200 साल बाद भी पढ़ी जाएगी। तो माने कि कविता की कोई सीमा नहीं है। उस बारे में बताया कि कविता का अस्तित्व क्या है, उसका वजूद क्या है। तो देखिए क्या कहते हैं नारायण जी यहाँ पर कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर बताया है कि कविता की एक उड़ान है, जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है, चिड़िया के बहाने माने कि चिड़िया उड़ती है, उसी प्रकार से कविता भी उड़ती है। लेकिन चिड़िया की क्या है, एक सीमा है। अब वो दूसरी पंक्ति में उसने कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, माने कि जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान कभी समझ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया का एक दायरा है, वो कितना जा सकती है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर, एक दायरा है, वो अंतहीन सीमा तक नहीं जा सकती। लेकिन कविता क्या है, उसका कोई भी दायरा नहीं है, वो एक जगह पर, एक जगह से किसी भी जगह पर और कितने भी वर्षों के बाद लगातार चलती रहती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती रहती है। जबकि चिड़िया के साथ ऐसा नहीं होता। तो ये बताया है कि जो चिड़िया है वो भला कविता की उड़ान को क्या जान सकती है। अब बाहर भीतर, इस घर उस घर, माने कि चिड़िया है वो कभी बाहर बैठती है, कभी भीतर बैठती है, कभी एक घर में, कभी दूसरे घर में। उसी प्रकार से जो कविता है वो भी कभी बाहर, कभी अंदर, कभी इस घर में पढ़ी जा रही है, कभी उस घर में, कभी कोई पढ़ रहा है उसको। तो वो इससे तुलना की है, लेकिन फर्क सिर्फ एक है कि वो है कि चिड़िया की एक सीमा है और कविता की वहां पर सीमा नहीं है। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने, माने कि जो कविता है उसको जो पंख लगे हैं, पंख उसको उड़ान देते हैं, और वो उड़ान कैसी है, एक ऐसी उड़ान कि जिसकी कोई भी सीमा ना हो, माने कि उसको बांध के नहीं रख सकते हम। और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है कि चिड़िया क्या जाने, माने कि चिड़िया इस चीज को कभी भी नहीं समझ सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया का एक दायरा है, जबकि कविता का कोई भी दायरा नहीं है। तो पहले जो ये पैराग्राफ है इसमें बताने का प्रयास किया है कि जो कविता है उसकी कोई भी उड़ान, उसकी कोई भी सीमा नहीं होती, जबकि जो चिड़िया है उसकी सीमा होती है। अब अगले जो पैराग्राफ है उसमें देखिए वो फूलों के माध्यम से इस बात को पुष्ट करते हैं कि कविता का जो अस्तित्व है वो क्या है और कविता कितने समय तक जीवित रहती है, कितने समय तक चलती है। वो कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, जिस प्रकार से जो फूल खिलते हैं। अब फूलों की एक सीमा होती है कि वो 1 हफ्ता, 10 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ज्यादा से ज्यादा कोई 6 महीना लगा लो, लेकिन उसके बाद वो क्या है, मुरझा जाते हैं।
लेकिन कविता क्या है, अगर वो एक बार खिल गई माने कि एक बार लिख के वो शब्दों से तैयार होके एक बार सबके सामने आ गई तो फिर वो कभी भी मुरझाती नहीं है। क्यों? क्योंकि कविता को पढ़ने वाला, कविता को सुनने वाला अगर उसमें आनंद ढूंढ लेता है तो उसके आनंद को कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो फूल है वो बाहर भीतर, इस घर उस घर, माने कि बाहर भी होते हैं, घर के भीतर भी होते हैं, कभी इस घर में कभी उस घर में वो लगे रहते हैं। बस सीमा एक है कि उनका एक दायरा है, उनका एक समय है, वो एक परिणति में बंधे हुए हैं। जबकि कविता ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आगे कि बिना मुरझाए महकने के माने, बिना मुरझाए माने कि जो फूल हैं वो एक समय के दौरान मुरझा जाते हैं, चाहे वो एक हफ्ता हो, 10 दिन हो, 2 महीने हो, लेकिन कविता क्या है, वो बिना मुरझाए महकती है, माने कि उसमें कभी भी मुरझाहट नहीं होती और वो हमेशा महकती रहती है। तो वो पूछा है कि फूल क्या जाने, माने कि जो फूल है वो कभी भी समझ नहीं सकता कि कविता का अस्तित्व कितना महान है, वो उससे कितनी बढ़कर ऊपर है। तो दूसरा जो पैराग्राफ है इसमें फूल के माध्यम से कविता का अस्तित्व बताने का प्रयास किया है कुंवर नारायण जी ने। अब जो ये अंतिम पैराग्राफ है इस छोटी सी कविता का, उसमें एक बच्चे से तुलना की है और बच्चे की इसको समानांतर पाया है। उसने समानांतर इसलिए पाया है क्योंकि बच्चे के भी सपने देखने की कोई सीमा नहीं होती, वो कितने भी सपने देख सकता है और उसका जो मन है वो बिल्कुल साफ है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, वो कोई जाति धर्म के नाम पर या फिर ऊंच नीच के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, इसमें कोई भी पक्ष विपक्ष नहीं करता, वो बिल्कुल साफ मन से रहता है। उसी प्रकार जो कविता है वो भी सभी को एक जैसी दृष्टि से प्रदान होती है, माने कि कोई अमीर गरीब कोई भी उसको पढ़ सकता है, कोई किसी भी जाति का उसको पढ़ सकता है, माने कि वो भेदभाव नहीं करती। तो बच्चे के समानांतर चलते हुए बताया है। देखिए कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं कोई भी खेल, घर के भीतर या घर के बाहर, एक कभी अपने घर में कभी पड़ोसी के घर में, अगर पड़ोसी से नाराजगी भी है तो भी बच्चों के मन में उसका मलाल नहीं रहता और वो जाकर आराम से खेलते हैं। उसी प्रकार से कविता भी एक खेल है। खेल इसलिए कहा है क्यों कवि जब कविता लिखता है तो वो शब्दों के साथ खेलता है और इतने अच्छे से खेलता है कि उसको एक बहुत अच्छा सा रूप देकर हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। तो जो कविता है वो भी एक खेल है बच्चों के बहाने, जिस प्रकार से बच्चे खेलते हैं कभी इस घर में कभी उस घर में और वो सारे मिलकर खेलते हैं, माने कि वो भेदभाव नहीं करते किसी में। अब सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, सब घर एक कर देने के माने, इस पंक्तिकार देखना, सब घर एक माने कि उसके मन में एक घर और दूसरे घर में जो भेदभाव है वो जो बड़े जो मानते हैं वो उस चीज को नहीं मानता, माने कि बच्चे के मन में कोई भी फर्क नहीं रहता, ना वो किसी जात धर्म को लेकर के, ना किसी ऊंच नीच को लेकर के, माने कि वो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। उसी प्रकार से जो कविता है वो भी सबके सामने एक जैसे रूप में प्रस्तुत होती है, माने कि वो उसको आप अमीर गरीब अच्छा बुरा कोई भी इंसान पढ़ सकता है, रस स्वादन करके उस कविता को पढ़ सकता है, वो सबको एक जैसा आनंद प्रदान करती है। तो कवि ने कहा कि बच्चा ही जाने, माने कि एक जो बच्चा है वही समझ सकता है कि जो कविता है वो क्या होती है, उसकी पहचान क्या होती है, उसका अस्तित्व क्या होता है। तो यहाँ पर जो कुंवर नारायण जी हैं उन्होंने प्रकृति और जो बच्चा है उसके माध्यम से कविता क्या है उसको समझाने का प्रयास किया है। और इसमें आपको ये समझ में भी आया होगा कि कविता प्रकृति से बढ़कर है और एक जो बच्चा है जिसके सपनों की कोई सीमा नहीं होती, वो किसी में भेदभाव नहीं करता, उसी प्रकार से जो कविता है उसके भी सपनों की, उसकी भी कोई सीमा नहीं है और वो भी किसी में भेदभाव नहीं करती, माने सबको एक जैसे मानती है। इसीलिए यहाँ पर ये एक कर देने के मायने के रूप में भी प्रस्तुत किया है और बच्चा ही इस चीज को समझ सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको छोटी सी कविता समझ में आई होगी और इस चैनल से जुड़ने के लिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।